हेलो प्यारे बच्चों। आई होप सो आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, एनसीईआरटी सोल्यूशन सीरीज़ में आपका बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। ठीक है बेटा, माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। हम लोग आज करेंगे एनसीईआरटी 12th का चैप्टर नंबर सेकेंड का सोल्यूशन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेट्स बिगिन बेटा, विदाउट टाइम लॉस किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। मतलब एंजियोस्पर्म फ्लावर का वो पार्ट बताना है जहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है या डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। किसी भी एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेट जो होता है डेवलप करता है विद इन द एंथर। अगर मेल डेवलप करेगा तो एंथर में डेवलप करेगा बेटा, जबकि दूसरी तरफ जो फीमेल गैमेट डेवलप कर रहा है वो कहाँ करता है, वो ओव्यूल में करेगा। कहीं ना कहीं तो इनका डेवलपमेंट होता ही है। तो याद रखिए, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कहाँ होता है। अगर आपसे पूछा जाए मेल गैमेटोफाइट का विकास, तो आप बताओगे एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम में या पॉलन चैम्बर में। जबकि फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है बेटा ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस एंड विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट एंड नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। क्या बोल रहा है, बोल रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, उसी में दूसरे सेक्शन में पूछा है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट। मतलब जब में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है या मेगास्पोरोजेनेसिस है होती है, तो बेटा कौन सा उसमें सेल डिवीजन होता है। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट। बोल रहा है उसके स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो फाइनली एंड में बनेगा इन दोनों घटनाओं के बाद। चलिए देखते हैं द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये नीचे दिया हुआ है, एक तरफ लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक तरफ लिखा है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आइए बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोग अंतर देखते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच डिप्लाइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। आपको पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी भी कहते हैं या पीएमसी भी कहते हैं, ये 2n होती है कि n, ये 2n होती है। इसके अंदर मियोसिस होगी। ठीक है बेटा, तो कौन सी सेल डिवीजन हुई, मियोसिस। और जब भी मियोसिस होगी तो 4 हैप्लाइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एमएमसी होती है, लेकिन उसको एमएमसी को मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाए, यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे, जिसको 2n बोलेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाएगी मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगी, इसमें भी करा दो मियोसिस। जब भी मियोसिस कराएंगे तो 4 हैप्लाइड मेगास्पोर बन जाते हैं। ठीक है, और प्रोसेस वही होगी, मियोसिस। प्रोसेस कौन सी होगी, मियोसिस। यानी कौन सा सेल डिवीजन होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के समय, तो आंसर आएगा मियोसिस, आंसर आएगा मियोसिस। ठीक है, अकर्स इनसाइड द पॉलन सैक, ये पॉलन सैक के अंदर होता है। पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये होती है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल का दूसरा नाम बेटा आप लोग बताओ, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं इसी लेक्चर में। ठीक है बेटा, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है, और फिर मैं थोड़ी देर के बाद इसका बताता हूं नाम दोबारा। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस प्रक्रिया को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनने को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा, और मेगा स्पोर बनने को मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे पॉलन बनेंगे और यहाँ एम्ब्रियो सैक बनेगा फाइनली। यहाँ पे पॉलन बनेंगे, यहाँ एम्ब्रियो सैक बनेगा फाइनली। ठीक है, इसको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोल दीजिए बेटा। फिर आगे चलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब 1 2 3 और 4, इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़े रहते हैं। 4 के सेट में होते हैं बेटा, और सारे कैलोस नाम के एक केमिकल से जुड़े रहते हैं। और जब सारे सेपरेट हो जाएंगे तो इन्हीं को बोलेंगे पोटेंट पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे बेटा, पोटेंट पॉलन ग्रेन। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। जबकि ये जो होते हैं ये लीनियर होते हैं, ये लाइन से बनते हैं। ये देखो 1 2 3 4। ठीक है,
और बेटा ये चार के चारों जिंदा रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, चार के चारों एक पोटेंट पॉलन ग्रेन की तरह काम करेंगे, लेकिन यहाँ में चार में से तीन मर जाते हैं, केवल एक जिंदा रहता है और इन सब का साइटोप्लाज्म इसको दे दिया जाता है ताकि इसमें बल्क अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाए। बेटा बल्क अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होने से कोई बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट है बेटा। क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल जो गैमेट बनेगा उसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होने से उसको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, तो ये जाइगोट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा क्योंकि जाइगोट बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगेगा। आइए बेटा आप देखते हैं, तो सेल डिवीजन हुआ मियोटिक वाला, मियोटिक सेल डिवीजन हुआ, इसी को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। ये देखो रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं और हमेशा हैप्लाइड गैमेट बनेंगे, गैमेट वैसे भी हैप्लाइड होते हैं, याद रखिएगा। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज इवेंट आर, स्ट्रक्चर कौन कौन से बनेंगे बेटा, पूछा गया था, तो पॉलन ग्रेन बनेंगे और एम्ब्रियो सैक बनेंगे। इसी को आप मेल गैमेटोफाइट बोल दो बेटा, मेल गैमेटोफाइट। जबकि इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, ये एन है इसलिए इसको मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बोलिए। फिर क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट वाला, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, जैसे पॉलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल और मेल गैमेट। तो बेटा क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि पॉलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल और मेल गैमेट, इनको सही से अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं इनका करेक्ट डेवलपमेंट है बेटा, पहले स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि 2n होता है, फिर इसी से पॉलन ग्रेन मदर सेल बनेगी बेटा, वो भी 2n होगी, फिर क्या होगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा मियोसिस के बाद, आपको पता है, फिर पॉलन ग्रेन अलग हो जाएंगे, आपको पता है, पॉलन ग्रेन टेट्राड, सॉरी ये भी एन ही होते हैं क्योंकि मियोसिस बोला, फिर उसके बाद मेल गैमेट बन जाएगा, तो मेल गैमेट बन जाएगा। ठीक है, मेल गैमेट कितने बनते हैं बेटा एंजियोस्पर्म में, 2 बनते हैं। ठीक है, किससे बनते, वेजिटेटिव सेल से, जेनरेटिव सेल से, तो जेनरेटिव सेल से बनते हैं, जी मतलब गैमेट और जी मतलब जेनरेटिव सेल। ठीक है, फिर देखो बेटा क्या है, when microsporangium is developing, जब माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करता है तो हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह काम करती है और वो पॉलन ग्रेन मदर सेल बनाएगी, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बना देते हैं, पॉलन ग्रेन मदर सेल, दैट इज 2n। और जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा बेटा, मियोटिक डिवीजन होगा, तो फिर क्या होगा, तब इसमें क्या बनेगा, तब इसमें पॉलन ग्रेन्स जो है 4 के सेट में अरेंज होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये देखिए 4 हैप्लाइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं और किस प्रोसेस के द्वारा, मियोसिस द्वारा। इसी प्रक्रिया को अभी हम बोल के आए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसका एंडोथीसियम से वाटर लॉस हो जाता है और वहाँ फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर हो जाएंगे तो बेटा वहाँ से पॉलन ग्रेन अब बाहर आ जाएंगे, पॉलन ग्रेन अब मैच्योर हो जाएगा और क्या करेगा, मेल गैमेट बना देगा। क्या बना देगा, मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट बताएगा बेटा, 2। जेनरेटिव सेल से बनाता है या वेजिटेटिव सेल से बनाता है बेटा, तो आपको अभी अभी बताया, G फॉर गैमेट और G फॉर जेनरेटिव सेल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कंफर्म। चलो बेटा, विद द नीट लेवल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, मतलब बोल रहा है नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए जिसमें लेवलिंग भी करिए। तो ये आपके सामने है। ठीक है, देखो बेटा ये हाइलम होता है, ठीक है, हाइलम वो जंक्शन होता है जहां पर ओव्यूल की बॉडी और फनिकल, इसके आगे फनिकल होता है, वो जुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं हाइलम। ठीक है, फनिकल आप जानते हो क्या, स्टाक को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोपाइल ओपनिंग को बोलते हैं जहां इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता, ये माइक्रोपाइलर पोल है और ये चलाजल पोल है बेटा, ये एपेक्स को शो करता है और ये शो करता है बेस को, चलाजल पोल बेस को शो करता है। ये है एम्ब्रियो सैक जो कि अभी बताया था फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, और ये है बेटा ओव्यूल का न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसको न्यूसेलस कहते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव होता है। ये आउटर इंटेगुमेंट होता है, ये इनर इंटेगुमेंट होता है, जहां इंटेगुमेंट नहीं होता उसी को माइक्रोपाइल कहते हैं बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल, सॉरी मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, सॉरी बेटा मैंने पहले बोला था। ये देखिए अब देखो सबका फंक्शन पूछा है। फनिकल क्या है, स्टाक है, स्टाक है जो क्या करता है, ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा पे। ये देखो, ये देखिए, ये ओवरी मान लो, इसके अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर को बेटा प्लेसेंटा कहते हैं।
प्लेसेंटा से एक स्टाक जुड़ी होती है, इसी स्टाक को फनीकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनीकल। यही फनीकल जो होता है ये ओव्यूल से जुड़ा रहता है। ये देखिए, ये ओव्यूल की बॉडी से जुड़ा है, और जिस जंक्शन पे जुड़ा होता है उस जंक्शन को हमने हाइलम बोला था। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम इज द पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड टू फनीकल। बिल्कुल सही बेटा, उस जंक्शन का नाम है। इंटेगुमेंट क्या होता है? कवरिंग। आउटर कवरिंग भी होती है और इनर कवरिंग भी होती है। काम क्या है? प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करेगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो अंदर डेवलप करेगा, या फिर अभी जो एम्ब्रियो सैक है अंदर की तरफ, उसको प्रोटेक्ट करेगा। माइक्रोपाइल क्या होता है बेटा? वो पोर होता है, ठीक है, जो जहां पर इंटेगुमेंट प्रोजेक्टेड होता है, थोड़ा उभरा हुआ है। देखो यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है, ये पिछले फिगर में भी देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये उभरा हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा? यहाँ पर क्या होता है? पॉलन ट्यूब यहीं से एंटर करता है। कब? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा, तो बेटा जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी तो पॉलन ट्यूब जो होता है वो एंट्री कर जाता है। जब पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाता है तो फिर क्या होता है? पॉलन ट्यूब के अंदर जो दोनों मेल गैमेट होते हैं वो इसी रास्ते के थ्रू अंदर एंटर करते हैं। तो पॉलन ट्यूब को एंट्री कौन देता है? माइक्रोपाइल। एपेक्स को शो करता है या बेस को? तो बेटा एपेक्स को शो करता है। और जो पहले क्वेश्चन पूछा था ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, उसका आंसर मैंने बता दिया। न्यूसेलस क्या होता है बेटा? पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, ठीक है, और ये इंटेगुमेंट द्वारा घिरा रहता है। मतलब इंटेगुमेंट द्वारा जो घिरा हुआ टिश्यू है, जैसे ये देखो यहाँ पे जो इंटेगुमेंट ने जिस टिश्यू को घेर रखा है बेटा, उसको न्यूसेलस बोलते हैं। देखिए न्यूसेलस, ये इंटेगुमेंट ने घेर रखा है, इनर आउटर। फिर देखिए बेटा, न्यूसेलस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस के अंदर। ये देखिए एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है? ये देखो एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है बेटा। चलाजा क्या होता है? मैंने बोला था बेस को बोलते हैं। सोलन पार्ट ऑफ न्यूसेलस फ्रॉम वेयर इंटेगुमेंट ऑरिजिनेट। जहां से इंटेगुमेंट की ऑरिजिन हुई है, देखो जहां से इंटेगुमेंट की ऑरिजिन हुई है, ये फूला हुआ हिस्सा यानी सोलन हिस्सा, ये कहलाता है चलाजल पोल। चलाजल पोल, चलाजल पोल कहलाता है, या चलाजा बोलेंगे। ये बेस को शो करता है, मैंने कि पहले ही बता दिया था आपको। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पूछा गया है व्हाट इज द मेंट बाय द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है उसका क्या मतलब हुआ बेटा? आइए इसका आंसर देखते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है 4 माइक्रोस्पोर बने थे, मेगास्पोर बने थे सॉरी, ठीक है, उसमें से ये चलाजल साइड पे बनता है और ये माइक्रोपाइलर साइड पे, तो यहाँ से 3 मर जाते हैं, केवल एक बचता है, और उसी से ये एन है कि 2n, एन हैप्लाइड है कि डिप्लाइड, हैप्लाइड, ठीक है, उसी से पूरे एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रियोसैक को ही मैंने बोला था फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक फ्रॉम द वन फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल होगा बेटा, बताओ चलाजल साइड वाला होगा या माइक्रोपाइलर वाला होगा। तो देखो ऐसे याद रखना, माइक्रोपाइलर वाले मर जाते हैं जबकि चलाजल वाला चला गया। कहाँ चला गया? क्या बनाने चला गया? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक बनाने चला गया। इन एंजियोस्पर्म्स ए सिंगल डिप्लॉइड मदर मेगास्पोर अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल ही डिवाइड करती है मियोटिक डिवीजन द्वारा, और 4 उसने स्पोर बनाया था, 4 में से 3 मर गए थे, एक बच गया। इसी तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते थे? देखो लिखा है, इन्होंने 4 मेगा स्पोर बना लिया, 4 एप्लाइड थे, केवल एक 4 में से फंक्शनल रहा, बाकी सारे मर गए। इसी ने फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया, बाकी 3 डीजेनरेट हो गए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नीट डायग्राम बनाइए और एक्सप्लेन करिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज को। तो बिल्कुल इससे ये फायदा होगा बेटा कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फिर से गो थ्रू हो जाओगे, और इससे क्या होता है कि आपके सामने ऑप्शंस जब आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है। ये देखो बेटा, चलाजल साइड पे जो एम्ब्रियो सैक में ये मान लो कि ये ओव्यूल के अंदर है बेटा। अब ओव्यूल के अंदर है तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड होगा वो इस तरफ है बेटा, चलाजल एंड मान लो इस तरफ है। ठीक है, चलाजल एंड की तरफ जो 3 सेल होती हैं वो एंटीपोडल कहलाती हैं, और जो इस साइड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उनको एग एपरेटस बोलते हैं। इन सिनर्गिड सेल और एग सेल को मिला लो तो बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में एक एग सेल होती है
और 2 सिनर्गिड सेल होती है। सिनर्गिड सेल में जो ये फाइब्रस थिकनिंग पाई जा रही है इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करने के लिए गाइडलाइन मिलेगी। तो गाइडलाइन कौन देता है? गाइडलाइन टू पॉलन ट्यूब एंट्री इज डन बाय फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्गिड सेल। ठीक है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करना यानी गाइड करना। ठीक है, और कितने मेल गैमेट आते हैं पॉलन ट्यूब से? 2। ठीक है, और बेटा एक इस पोल की सेल बीच में आकर के जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल, और ये काफी बड़ी होती है। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की? तो आंसर आएगा सेंट्रल सेल। और उसमें देखो एक इसका न्यूक्लियस आया, एक इस पोल का न्यूक्लियस आया, तो ये n+n होगी, जो कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट प्रायर ये 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। देखो क्या लिखा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का क्या मतलब हो गया? देखो सेल कितनी है? 1 2 3। ठीक है, और ये सेंट्रल सेल 4 5 6 7। तो सेल कितनी हुई बेटा? सेल हुई 7। और न्यूक्लियस कितने हुए? देखो 3 ये सेल थे तो 3 न्यूक्लियस ये हैं, 2 सेल ये थी बेटा, 2 न्यूक्लियस ये हो गए, एक एक्स सेल थी, एक न्यूक्लियस ये हो गया। लेकिन सेंट्रल सेल एक थी, उसमें 2 न्यूक्लियस थे, तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। इसलिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक। ये कैसे बनता है? माइटोटिक डिवीजन द्वारा। ठीक है, कितने मेगास्पोर से बना था? सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से बना था बेटा, याद आया? क्योंकि 3 मेगास्पोर तो मर जाते हैं, एक ही मेगास्पोर था जो फंक्शनल था, और वो 3 बार माइटोटिक डिवीजन करता है, यानी थ्राइस माइटोटिक डिवीजन करता है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है बेटा। पहले कैरियोकाइनेसिस तो होगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। मतलब कहा यह जा रहा है, मान लो ये एक मेगास्पोर है, इसने पहले अपने न्यूक्लियस को एक बार डिवाइड किया तो 2 सेल स्टेज आ गई, फिर दूसरी बार डिवाइड किया 4 सेल स्टेज आ गई, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई बेटा, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है। फिर से किया 8 न्यूक्लियस बन गया, लेकिन अभी तक इनका सेल वॉल नहीं बना। सेल वॉल बिल्कुल लास्ट में बनता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। तो माइटोटिक डिवीजन द्वारा होगा। कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे? 3। तो 2 की पावर 3 बराबर 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा। प्रोसेस ऑफ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मेंशन बिलो। 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी क्योंकि पहला मेयोटिक डिवीजन होगा। फिर 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो होता है उसमें से एक 2 न्यूक्लियाई मूव, एक तो माइक्रोपाइल की तरफ चला जाएगा, एक चिलाजल एंड की तरफ चला जाएगा। मतलब जो एम्ब्रियो सैक था 2 न्यूक्लियस बने तो एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। फिर लिखा है दे डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द 8 न्यूक्लियस। मतलब अब 2 से 4 बने और 4 से फिर रीडिवाइड होकर के 8 बन गए, अब टोटल 8 बन गए। परिणाम क्या हुआ कि 4 न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई ईच ऑफ आइदर एंड, मतलब इधर भी 4 न्यूक्लियाई बन गई, इधर भी 4 न्यूक्लियाई बन गई 8 में से। फिर उसके बाद बोला है माइक्रोपाइल वाली जो एंड वाला था उसमें 3 जो था 4 न्यूक्लियस में से वो डिफ्रेंशिएट हो गया इनटू द एग सेल एंड द सिनर्गिड सेल। यानी कि 3 के चारों तरफ क्या बन गया? तुरंत 3 के चारों तरफ बन गया सेल वॉल, यानी साइटोकाइनेसिस हो गई। तो 2 ने तो बना लिया सिनर्गिड सेल और एक बना लेगी एग सेल। ठीक है, और एक अभी बचा रह गया। इधर भी क्या होता है, 3 के चारों तरफ सेल वॉल बन गई तो वो हो जाएगी क्या? एंटीपोडल सेल बन जाएगी। देखिए ये एंटीपोडल सेल बन गई, लेकिन इनके चारों तरफ अभी सेल वॉल नहीं बनी थी। एक इस पोल का आ गया और एक इस पोल का आ गया, 3 इंगेज हो गए थे इधर, 3 इंगेज हो गए थे इधर, एक इस पोल से आया, एक इस पोल से आया, दोनों आकर के मिल गया, इसीलिए इनका नाम पोलर न्यूक्लियाई बना बेटा। अब इसके चारों तरफ भी सेल वॉल बन जाएगी। ठीक है, यानी ये सेल एक ही होगा लेकिन न्यूक्लियस 2 पाए जाएंगे बेटा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते थे सेंट्रल सेल और इसके न्यूक्लियाई को बोलते थे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है। एट चिलाजल एंड 3 वाले जो थे 4 में से वो एंटीपोडल सेल बना दिए, और जो रिमेनिंग दोनों एंड पर था बेटा वो सेंटर में आ गया एंड नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, और सेल को बोलने लगते सेंट्रल सेल। इस प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है मैचुरेशन के बाद। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या पूछा है, व्हाट आर चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। पूछा है चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं बेटा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या क्रॉस पॉलिनेशन संभव है, और बोला है अगर है तो फिर अपना आंसर दीजिए। क्या बोला गया? चेस्मोगेमस वो फ्लावर होते हैं बेटा जो खिल जाते हैं,
जो ब्लूम हो जाते हैं बेटा, जो फूल खिल जाते हैं उसको बोलते हैं चैज्मोगेमस, और जो नहीं खिलते बेटा उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। तो समझ में आई, दो तरह के फ्लावर होते हैं। तो चैज्मोगेमस वो होते हैं जो खुल जाते हैं या खिल जाते हैं, उनके पेटल ओपन हो जाते हैं, एंड दैट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर एक्सपोज। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मेल वाला जो स्टेमन था और फीमेल वाला जो कार्पल था वो दोनों एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। फिर हो गई क्लियर बात। अब क्लिस्टोगेमस वो होते हैं बेटा जो कभी नहीं खुलते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये बिल्कुल बंद ही रहते हैं, इनके जो सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमेशा बंद रहते हैं, वो बंद रहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल क्लोज्ड होते हैं, अनएक्सपोज्ड होते हैं। क्या अनएक्सपोज होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन और कार्पल अंदर ही बंद रहते हैं। देयरफॉर दे कैनॉट अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन, इनका क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। हाउएवर दे अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो स्टिग्मा और एंथर जो होता है वो बहुत करीब करीब बहुत पास होता है और सेम टाइप पे मैच्योर होता है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ऐसे ज्यादातर। तो बेटा क्या होगा, इनमें इनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, और ये 100% ऑटोगैमी शो करते हैं, मतलब इनमें जरा भी वेरिएशन नहीं आता है, मतलब बिल्कुल क्लोन बनेंगे समझो। मेंशन टू स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। बोल रहा है दो ऐसी स्ट्रेटजीज बताइए जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को रोका गया। वैसे तो बेटा 4 स्ट्रेटजी होती है, जानते हो, अब 4 डिवाइसेस एनसीईआरटी में दी हुई है, चलिए लेकिन हम 2 बता देते हैं। एक होती है डाइकोगैमी, एक होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। डाइकोगैमी क्या होती है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइप। मान लो कि एक फीमेल का विकास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनवरी में डेवलप हो गया बेटा, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कब डेवलप हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कब डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ मान लो मार्च में। अब बताओ ये पहले मैच्योर हो गई, ये बाद में मैच्योर हो गई, या फिर मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल बाद में मैच्योर हो गई। तो यहाँ पे क्या संभावना है, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन रुकेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन रुकेगा, यानी ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी रुकेगी बेटा, लेकिन जीनोगेमी का चांसेस बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। देखिए ये जेनेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये जेनेटिक्स की वजह से कंट्रोल होता है बेटा। होता क्या है, अगर एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गए, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो बेटा वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा, मतलब वो जर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर जर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब वो अपने ऊपर आने के बाद भी स्टेराइल रहेगा, जबकि बाकियों में ऐसा नहीं होता, वो फर्टाइल होते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन विच द पॉलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर आर अनेबल टू द कंप्लीटली ग्रो टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लिखा है व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड व्हाई डज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन द सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीसीज। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की क्या होती है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से जो सीड का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाएगा। तो बेटा अभी बताया था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, तो बताया था ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीड, सेल्फ पॉलिनेशन से सीड नहीं बनेगा सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीसीज में। ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है वो फर्टाइल ही नहीं होता है। अगर फर्टाइल ही नहीं होगा तो वो ओव्यूल को फर्टिलाइज कैसे करेगा, ओव्यूल को फर्टिलाइज कैसे करेगा, अगर पॉलन ग्रेन फर्टाइल ही नहीं रहा तो ओव्यूल को वो कैसे फर्टिलाइज करेगा बेटा। और जब तक ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक आपको पता है सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, दैट वुड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड हेंस सीड। ओव्यूल के अंदर जाइगोट बन जाता अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता, तो ओव्यूल तो सीड में बदल जाती और एम्ब्रियो सैक जो है वो एम्ब्रियो बना देता, जाइगोट एम्ब्रियो बना देता। व्हाट इज बैगिंग टेक्निक एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। बैगिंग क्या होती है, आपने देखा होगा सबसे पहले मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराया था फ्लावरिंग प्लांट में, उन्होंने पाइसम सेटाइवम पर सारे एक्सपेरिमेंट किए। आप जानते हो कि उन्होंने 3 स्टेप किए थे, इमैस्कुलेशन किया था, बैगिंग की थी और रीबैगिंग की थी। तो क्या था वो टेक्निक, बैगिंग में क्या होता है, पहले कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर ले लो जैसे पाइसम सेटाइवम, उसका मेल पार्ट इमैच्योर अवस्था में काट के हटा दो, कैंची से काट दो, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब क्या बचा, अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो गया, फीमेल है और यूनिसेक्सुअल हो गया, मेल तो अब रहा ही नहीं। अगर मेल नहीं रहेगा, अब इसको फीमेल को भी डेवलप करने के लिए, मैच्योर होने के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए। अब हमने इसके ऊपर पॉलीथीन का बैग चढ़ा दिया,
पॉलीथीन के बैग के अंदर बंद कर दिया ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन इसको आकर के फर्टिलाइज ना करें, नंबर 1। और नंबर 2, कंटामिनेशन से ये बच जाए। और नंबर 2 में एक बात और याद रखिएगा, ताकि ये जो इमेच्योर फीमेल है ये मैच्योर होने के लिए इसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए। ठीक है, अब जब ये मैच्योर हो जाए तो इसका पॉलीथीन हटाइए। ठीक है, पॉलीथीन जब हटा दिया उसके बाद मनचाहा पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लाए और छोड़ दिया और उसके बाद इसको रीबैगिंग कर दी, तो इससे क्या होगा, कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलन ग्रेन से बच जाता है और हमें मनचाहा परिणाम मिलता है। यानी जैसा हाइब्रिड हम बनाना चाहते हैं वैसे ही करेक्टर आएंगे और फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द बैगिंग टेक्निक इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन of the stigma by any undesired pollen grain covering the emasculated flower whose anther is removed in earlier stage या immature stage, ये जरूर बोलोगे बेटा। और किससे करते हैं, पॉली बैग से करते हैं या बटर पेपर, एनसीईआरटी में लिखा है बटर पेपर भी ले सकते हैं, पॉलीथीन का बैग ले सकते हैं या कुछ और। बैगिंग टेक्निक इज बेनिफिशियल, बैगिंग टेक्निक क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और इससे हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को लेकर के फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं किसी भी स्टिग्मा पर, और डिजायर्ड प्लांट जो करेक्टर हमने लिया था वो करेक्टर वाला प्लांट हमें मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी करेक्टर का हम लोग चाहते थे वो करेक्टर वाला प्लांट हमें मिल गया। 11वां नंबर पूछा बेटा, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। देखो, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आइए मैं दोनों ही बता देता हूँ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, इधर है एंटीपोडल सेल, ठीक है, इधर है आपका सेंट्रल सेल और ये पोलर न्यूक्लियाई, इधर है बेटा सिनर्गिड सेल और ये है एग सेल। ठीक है, अब देखो पॉलन ट्यूब जब आएगी तो किसी एक सिनर्गिड सेल में आती है और यहाँ पे 2 मेल गैमेट लाती है। एक मेल गैमेट बेटा एग सेल से फ्यूज कर जाएगा, एक मेल गैमेट यहाँ से फ्यूज कर जाएगा। तो हमसे पूछा है ये और ये, देखो ये एन मेल का और ये एन एग का, दोनों 2n बन जाएंगे बेटा, दोनों 2n बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। इधर देखिए एक न्यूक्लियस ये था, दूसरा न्यूक्लियस ये था और तीसरा न्यूक्लियस ये था, तीनों फ्यूज कर जाएंगे तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। इसी को बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, 3। तो देखो ट्रिपल फ्यूजन अकर्स और इन्हीं को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी क्या होता है, जाइगोट बनने को बोलते हैं। When a male gamete fuse with the 2 polar nuclei within the embryo sac the flowering plant, the following event takes place in the triple fusion. पॉलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा पर गिरेगा और जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद पॉलन ट्यूब अंदर आ जाएगी, और मैंने बोला था पॉलन ट्यूब अंदर आती है सिनर्गिड सेल की हेल्प से। ठीक है, सिनर्गिड सेल में भी फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से पॉलन ट्यूब पास हो गया वन ऑफ द सिनर्गिड सेल और उसने 2 मेल गैमेट अंदर जाके रिलीज कर दिए। एक मेल गैमेट जो था वो फ्यूज कर जाएगा एग न्यूक्लियस से, और इसी प्रोसेस को हमने सिंगेमी बोला है बेटा, सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन बोलिए। ठीक है, इससे जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। जबकि जो दूसरा गैमेट होता है बेटा वो फ्यूज कर जाता है विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा इन द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई था उससे फ्यूज कर जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसी से एंडोस्पर्म बनता है जो कि 3n होता है। द न्यूक्लियाई इन ट्रिपल फ्यूजन आर, एक मेल गैमेट होगा और 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा बेटा, जैसा कि अब मैंने आपको क्लियर कराया था। ठीक है बेटा, अब 12th नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू यू थिंक जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, पूछा है व्हाई डू यू थिंक ए जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो क्या होगा इसका आंसर, जाइगोट रिमेन्स इनएक्टिव फॉर सम टाइम। क्यों, देखो बेटा जाइगोट इसलिए कुछ दिन तक इनएक्टिव रहता है ताकि जाइगोट का विकास तभी संभव है जब जाइगोट, देखो अगर जाइगोट डेवलप कर गया तो एम्ब्रियो बना देगा, और एम्ब्रियो बिना भोजन के मर जाएगा, बिना फूड के मर जाएगा, और एम्ब्रियो का फूड होता है एंडोस्पर्म। तो पहले बेटा एंडोस्पर्म बनना चाहिए, इसीलिए जब तक एंडोस्पर्म नहीं बन जाता वो भी पर्याप्त मात्रा में, तब तक क्या होता है कि हमारा जाइगोट जो है वो डिवाइड नहीं करता। यही कारण है कि ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है कुछ केसेस में। तो लिखा है जाइगोट रिमेन इनएक्टिव अंटिल द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। मतलब जो भी एंडोस्पर्म है जब तक कि ट्रिपल फ्यूजन ना हो जाए उसके बाद जाइगोट, तब तक वो इनएक्टिव होता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, खाना देता है, किसको खाना देता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, एंड फॉर्म्ड फ्रॉम बाई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल।
देखो सेंट्रल सेल को ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बोलने लगते हैं? पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और किसका परिणाम था? ट्रिपल फ्यूजन का। ठीक है, न्यूक्लियस को बोलते थे बेटा पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस थे इनको बोल रहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तीनों जब फ्यूज कर गए। लेकिन जो सेल थी इसको बोलने लगते थे पैक, पैक का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, इनको फॉलोइंग को यानी निम्नलिखित को हमको डिफरेंशिएट करना है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में क्या अंतर है बेटा? एनसीईआरटी के सारे पीछे के एक्सरसाइजेस हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाए और हर साल आता है बेटा, इसलिए जरूर पढ़िए इसको। एक बार देखने में कोई भी आपका नुकसान नहीं है, 15-20 मिनट आधे घंटे में आपका कुछ भी लॉस नहीं होने वाला बेटा। तो इसको जरूर देखिए, जरूर पढ़िएगा, और इसीलिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर पूरे एनसीईआरटी का वीडियो बना के दिया जा रहा है। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में क्या अंतर है? कोलियोपेटाइल कोलियोराइजा में क्या अंतर है? इंटैगुमेंट और टेस्टा में क्या अंतर है? पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में क्या अंतर है? सबसे पहले बेटा पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में क्या अंतर है आइए देखते हैं। सॉरी, पहले ऊपर वाला, ये फर्स्ट वाला करते हैं। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में क्या अंतर है? देखो, रीजन ऑफ एम्ब्रियो अबव द कोटिलेडन, जो कोटिलेडन के ऊपर का एरिया होता है, मान लो ये एम्ब्रियो है और ये उसके कोटिलेडन है, तो इसके ऊपर का एरिया एपिकोटाइल और इसके नीचे का एरिया हाइपोकोटाइल होगा। देखो, रीजन अबव द कोटिलेडन और रीजन बिलो द कोटिलेडन, तो ये हो जाता है एम्ब्रियो के ऊपर का हिस्सा जो कि कोटिलेडन के ऊपर लाई कर रहा है उसको बोलते हैं बेटा एपिकोटाइल। जैसे ये एम्ब्रियो है तो इसका जो ऊपर का हिस्सा जो कोटिलेडन के लेवल से ऊपर है एपिकोटाइल, और जो कोटिलेडन के लेवल से नीचे है बेटा हाइपोकोटाइल बोलते हैं। टर्मिनेट्स विद प्लूमूल, देखो एपिकोटाइल हमेशा प्लूमूल पे खत्म होगा और हाइपोकोटाइल हमेशा रेडिकल पे खत्म होगा। ये देखो, टर्मिनेट्स विद कोटिलेडनरी नोड यानी रेडिकल, कोटिलेडनरी नोड पे भी बोलेंगे और रेडिकल उसके आगे होता है बेटा। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम कोटिलेडनरी नोड, इसको बोलते हैं कोटिलेडनरी नोड यहाँ से। और ये देखो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेडिकल, ये यहाँ से स्टार्ट होता है रेडिकल से। डेवलपमेंट इनटू अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, ये स्टेम के अपर पार्ट को डेवलप करता है। और ये क्या करता है? डेवलप्स इनटू द पार्ट ऑफ स्टेम दैट डेवलप्स इनटू द रूट, ये रूट का हिस्सा ये बना देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या बना देता है? रूट का हिस्सा बनाएगा, और ये स्टेम के ऊपर का हिस्सा बनाएगा। और इलोंगेट्स इन एपीजियल जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल की ज़्यादा ग्रोथ होती है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल की ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो इलोंगेट इन हाइपोजियल जर्मिनेशन, और ये कब इलोंगेट करेगा? एपीजियल जर्मिनेशन के समय। ठीक है, कोलियोपेटाइल कोलियोराइजा में क्या अंतर होता है? मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या होता है? जो प्लूमूल होता है और जो रेडिकल होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग, उन्हीं को बोलते हैं कोलियोपेटाइल या कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। आइए देखते हैं। इट इज द प्रोटेक्टिव सीथ, ये अनडिफरेंशिएटेड सीथ एनसीईआरटी में लिखा है। कोलियोपेटाइल प्रोटेक्टिव सीथ है जो प्लूमूल को कवर करती है, जबकि कोलियोराइजा जो होता है अनडिफरेंशिएटेड सीथ होती है जो रेडिकल को कवर कर रहा है। देखो ये लिखा है इट प्रोटेक्ट्स यंग सूट टिप इन सीरियल्स एंड ग्रासेस, यानी अनाजों में और गेहूं, अनाजों में और किसमें बेटा? घास में, उसमें क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? सूट टिप को, यानी कि प्लूमूल बनाता था सूट टिप, उसी को ये प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को, किसमें प्रोटेक्ट करेगा? वही ग्रासेस और सीरियल्स में। फिर ये देखिए ये जो होता है ये सॉइल से बाहर आता है, कम्स आउट ऑफ सॉइल, और ये सॉइल के अंदर रहता है बेटा। अगर रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है तो अंदर रहेगा, ये रूट को नहीं बल्कि सूट को प्रोटेक्ट कर रहा था इसलिए ये बाहर रहेगा। ठीक है, ये किसकी कवरिंग बताया था? प्लूमूल की, ये प्लूमूल की कवरिंग थी कोलियोपेटाइल, ये रेडिकल की कवरिंग थी। ठीक है, रूट कैप और रेडिकल, कवर्स द रूट कैप एंड रेडिकल, तो रूट कैप और रेडिकल को कवर कर लेता है। ठीक है, ब्रेक्स द सीड कोड एंड ग्रो, जब ये सीड कोड को ब्रेक कर देता है और ग्रो कर जाता है। ये ब्रेक्स द सीड कोड एंड स्टॉप ग्रोथ, ये ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ब्रेक करता है सीड कोड को लेकिन ये ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ये सब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं। फिर इंटेगुमेंट और टेस्टा में क्या अंतर है बेटा? इंटेगुमेंट और टेस्टा में क्या अंतर है आइए देखते हैं। इंटेगुमेंट और टेस्टा में क्या अंतर है? अभी बताया था कि ओव्यूल के चारों तरफ दो कवरिंग होती है, आउटर और इनर, और बताया था जहां कवरिंग नहीं होगी उसे क्या बोला था? माइक्रोपाइल, और नीचे का फूला हुआ हिस्सा जहां से इंटेगुमेंट स्टार्ट होता है उसे क्या बोला था बेटा? चलाजा। तो आई थिंक याद आ गया होगा। तो देखो इंटेगुमेंट का मतलब होता है कवर द ओव्यूल, मतलब कवर ऑफ द ओव्यूल, और टेस्टा होता है दिस इज द कवरिंग ऑफ सीड, कवरिंग ऑफ सीड। ये इंटेगुमेंट लिविंग होते हैं जबकि टेस्टा जो होती है ये नॉन लिविंग हो सकती है। ठीक है,
और ये प्री फर्टिलाइज्ड है बेटा, प्री फर्टिलाइज, और ये पोस्ट फर्टिलाइज है। आपको पता है कि इंटेगुमेंट ओव्यूल की कवरिंग को बोलते हैं, और ओव्यूल तो कोई फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है नहीं। जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होगा तो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, और सीड की कवरिंग को ही क्या बोलेंगे, टेस्टा बोलेंगे। आउटर कवरिंग टेस्टा और इनर कवरिंग टेगमेंट कहलाती है। जो आउटर कवरिंग होती है वो डेड होती है। स्क्लीराइड्स एब्सेंट, इसमें स्क्लीराइड्स नहीं होते, बहुत सॉफ्ट होता है बेटा। इसमें स्क्लीराइड्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए देखा होगा जब बीज बनता है तो बीज की जो कोट होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि स्क्लीराइड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। आपको पता है स्क्लीराइड हम लोग स्टोन सेल को बोलते थे। ये एक या दो लेयर होगी, जैसे अभी हमने आपको जब भी बताया तो दो लेयर बताया, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म जो कि कुछ बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं उसमें एक होती है। और इनफैक्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म में तो इंटेगमेंट होता ही नहीं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में अब क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते तो मैंने आपको बताया भी नहीं। ये वन लेयर होगा, वन लेयर होगा, और ये टू लेयर या वन लेयर दोनों हो सकता है। पेरीस्पर्म और पेरीकार्प में क्या अंतर है? देखिए, ऐसा सीड जिसमें न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद भी बचा रहे उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पेरीस्पर्मिक सीड। तो देखो लिखा है दिस इज द पार्ट ऑफ सीड यूजुअली ड्राई होता है और प्रेजेंट इन ओनली ए फ्यू सीड, कुछ ही सीड में होता है, ठीक है, कुछ ही सीड में होता है। जैसे बीट और ब्लैक पेपर, बीट और ब्लैक पेपर एनसीईआरटी में दिया बेटा। नॉन फंक्शनल इन सीड, ये सीड में नॉन फंक्शनल हो जाता है। पेरीकार्प क्या होता है? पेरीकार्प ये होता है, देखिए बेटा, ओवरी जो है फर्टिलाइज करके क्या बना देती है, ओवरी फर्टिलाइज करके बना देती है फ्रूट, और फ्रूट की जो कवरिंग है वो किससे बनी होगी, ओवरी की कवरिंग से बनी होगी। तो ओवरी की कवरिंग ही जब फ्रूट बना देती है तो उसी की कवरिंग को पेरीकार्प कहा जाता है। मतलब पहले ओवरी वाल बोल रहे थे, अब ओवरी वाल को ओवरी वाल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रूट की वाल। और फ्रूट वाल का स्टैंडर्ड नेम है बेटा पेरीकार्प, पेरीकार्प। तो लिखा हुआ दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रूट। ये ड्राई या फ्लैसी दोनों हो सकता है। आपने देखा होगा जैसे कि कुछ मूंगफली है, अब मूंगफली का छिलका जो होता है, मूंगफली का जो छिलका होता है वो ड्राई होता है, तो ड्राई में पेरीकार्प अनडिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। जबकि फ्लैसी फ्रूट जैसे संतरा हुआ, ठीक है, अमरूद हुआ, जैसे कि सेब हुआ, इन सब में क्या होता है, इन सब में तीन भागों में डिफरेंशिएट हो जाता है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। और ये पाया जाता है इन ऑल द फ्रूट। बेटा चाहे ड्राई फ्रूट हो या फ्लैसी फ्रूट हो, आपको पता है छिलका तो होगा ही। कोई ऐसा फल बताइए जो छिला छिलाया हो। अब आप बोलोगे अंगूर, अंगूर में भी आप देखोगे तो एक झिल्ली टाइप की निकलती है, तो अंगूर भी कैसा है, वो भी, उसमें भी पेरीकार्प है। प्रोटेक्ट्स द फ्रूट एंड हेल्प इन द न्यूट्रिशन एंड डिस्पर्सल, ठीक है, ये फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशन और डिस्पर्सल में मदद करता है। डिस्पर्सल का मतलब बिखरना, जब कोई फल का कवरिंग गल जाता है तो उसके बीज जो है बिखर जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब पूछा है व्हाई इज एप्पल इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि ओवरी से जो भी फ्रूट बनते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं बेटा, लेकिन कुछ फ्रूट का निर्माण ओवरी से ना होकर के किससे होता है, तो ओवरी से ना होकर के कुछ का निर्माण हो जाता है थैलमस से। इस तरह के फ्रूट को बोलते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, याद रखिएगा। लिखा है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट बनाता है, अभी अभी बता दिया। तो देखो फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो डिराइव होते हैं फ्रॉम सम सेकेंडरी पार्ट, फ्रॉम नॉट एंड नॉट फ्रॉम द ओवरी। मैंने अभी बोला ना, जिनका निर्माण थैलमस से होता है उनको हम लोग बोलेंगे बेटा फॉल्स फ्रूट, और जिनका निर्माण ओवरी से होता है उनको हम लोग बोलेंगे ट्रू फ्रूट। तो एप्पल किस में आएगा, एप्पल क्या, मैं तीन एग्जांपल बताते हैं। फॉल्स फ्रूट कहते हैं अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं काश मैं भी ट्रू फ्रूट होता। तो काश फार्मूला बेटा, काश का मतलब होता है क्या, कैजू नट यानी काजू, एप्पल, एप्पल और स्ट्रॉबेरी यानी फ्रेगेरिया। तो याद रखिएगा एप्पल इज डिराइव फ्रॉम द थैलमस, दैट इज व्हाई नोन एज फॉल्स फ्रूट। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 15 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इमैस्कुलेशन से क्या मतलब है। आई टोल्ड यू, बता चुका हूं मैं आपको कि इमैस्कुलेशन क्या होता है। फिर पूछा है व्हेन एंड व्हाई डज द प्लांट ब्रीडर इम्प्लाई दिस टेक्निक, कोई भी प्लांट ब्रीडर इस टेक्निक को क्यों इस्तेमाल करता है, ये भी बता चुका हूं। देखो इमैस्कुलेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ स्टेमन इन इमैच्योर स्टेज। अब इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इससे फायदा क्या होगा, पौधा अब बाइसेक्सुअल था अब यूनिसेक्सुअल बन जाएगा, उसमें केवल फीमेल रह जाएगी। अब हम मन चाहा पॉलन ग्रेन उस पर लाएंगे और मन चाहा परिणाम मिल जाएगा, ठीक है। इससे हम मन चाहे यानी डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट बहुत कम समय में बना सकते हैं। पहली बार किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो देखो क्या लिखा है, इमैस्कुलेशन रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर
डन बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ एंथर। मैंने बोला था ना कि एंथर को कब रिमूव करना है, इमैच्योर स्टेज में कि मैच्योर स्टेज में। तो बेटा क्या बताया था, इमैच्योर स्टेज में मैच्योर हो जाएगा तब तो वो उस फीमेल को फर्टिलाइज कर देगा ना, इसीलिए इमैच्योर स्टेज में ही उसको रिमूव करना चाहिए। और इससे क्या प्रॉफिट होगा बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को हमने रोक दिया और हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन को आर्टिफिशियल बढ़ावा दिया, ये इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लिखा है ये इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि कोई भी ब्रीडर, कोई भी प्लांट ब्रीडर डिजायर्ड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी भी पौधे में, जैसा कैरेक्टर चाहते हैं हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। द फ्लावर आर बैग्ड इवन बिफोर द एंथर मैच्योर। फ्लावर जब हमने मैस्कुलेशन किया तो फिर बैगिंग करी थी, बैगिंग करने से ये फायदा होता है जो फीमेल को टाइम मिल गया मैच्योर होने का। ठीक है, व्हेन एंथर matures the pollen grains are set on covered stigma and allowed to pollinate with the flower of desired character। बोलते हैं मान लो आपने मैच्योर अवस्था में ही वहां पे पॉलन ग्रेन को रख दिया, तो जब जब स्टिग्मा मैच्योर होगी तो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेगी और डिजायर्ड कैरेक्टर सामने आ जाएंगे। फिर पूछा है 16 नंबर, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। अगर कोई भी व्यक्ति पार्थिनोकार्पी कराना चाहता है तो कुछ ग्रोथ सब्सटेंसेस का उपयोग करना पड़ेगा। ग्रोथ सब्सटेंसेस समझो क्या, प्लांट हार्मोन, यानी इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते बेटा, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो पूछ रहा है कि कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी, और ये भी पूछ रहा है विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एंड व्हाई। कौन सा फ्रूट आप पार्थिनोकार्पी के लिए चुनेंगे और क्यों। चलिए देखते हैं पार्थिनोकार्पी क्या होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई ऐसी प्रक्रिया कर दी जाए जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन जाए तो इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। यानी पार्थिनोकार्पी रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फलों का बन जाना क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी। द वेराइटी ऑफ फ्रूट सच एज वाटरमेलन, यानी तरबूज में, मस्क मेलन खरबूजे में, इन सब में आजकल क्या हो रहा है देख रहे होगे, पूरा फ्रूट पपाया आप देखिए अक्सर मार्केट से लाते हैं, काटते हैं, उसमें बीज नहीं होते। तो ऐसे वाले फ्रूट जो पार्थिनोकार्पी से बनाए जाते हैं वो बीज रहित होते हैं, यानी सीडलेस होते हैं। देखा होगा पपीता अक्सर लाइए काटिए उसमें गायब हो जाता है। ठीक है, आजकल फॉरेन कंट्री में तो ऐसे ऐसे वाटरमेलन आ रहे हैं जो सीडलेस हैं, सीडलेस कुकुम्बर खाते हैं। अब आप बताओ, जैसे खीरे में बीज होते हैं तो कुछ लोग बीज को निकाल देते हैं, वो लोग बीज बिना बीज वाले ही पौधे उगा रहे हैं। ठीक है, कैसे, पार्थिनोकार्पी से। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डेवलप्ड कंट्री में। डेवलपिंग वाले क्या है भैया, उनके पास टाइम है, वो निकाल लेंगे चाकू से उसका और रिंग बना के खा लेंगे फिर, और बीज को निकाल लेंगे, लेकिन डेवलप्ड वालों के पास टाइम ही नहीं है। फिर देखिए क्या लिखा है, देयरफॉर दीज वेराइटी विल बी डेवलप्ड बाई पार्थिनोकार्पी। इसीलिए सीडलेस पौधे बनाने हैं तो पार्थिनोकार्पी से बनाए जाते हैं। जैसे आप बताओ बनाना यानी केला, बनाना में बीज है, आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाई पार्थिनोकार्पी। कौन से सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं बेटा, गैस याद कर लो, GAS नहीं बेटा, GAC। जी का मतलब जिबर्लिक एसिड, ए का मतलब ऑक्सिन और सी का मतलब साइटोकाइनिन। अब आप बताओ कि कौन सा फार्मूला याद रखोगे, गैस का मतलब क्या हो गया, जिबर्लिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। और याद रखिएगा इसका ऑर्डर कभी मत भूलिएगा, यानी सबसे पावरफुल एजेंट है जिबर्लिक एसिड, उसके बाद ऑक्सिन, उसके बाद साइटोकाइनिन। अब देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के समय टैपिटम का क्या रोल है बेटा। टैपिटम को न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खाना देता है। तो टैपिटम इज द इंटरनल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन चैम्बर की सबसे अंदर वाली लेयर टैपिटम कहलाती है। आपको पता ही होगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। ये क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए। पॉलन ग्रेन बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, ऐसा क्या कर देती है, ये पॉलन ग्रेन को बनने में तो मदद करती ही करती है, साथ में उसको खाना भी देती है, यानी इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मैच्योर पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देती है बेटा, इसमें अमीनो एसिड रिच एंजाइम देती है, अमीनो एसिड रिच सब्सटेंसेस देती है, एंजाइम प्रोवाइड करती है और हार्मोन भी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट पता है आपको, ऑक्सिन हार्मोन भी टैपिटम सेल द्वारा बनाया जाता है, और यही ऑक्सिन हार्मोन आगे चल के पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो पॉलन ट्यूब में हेल्प करते हैं, पॉलन ट्यूब को बर्स्ट होने में मदद करते हैं।
तो ये सब टैपिटम सेल द्वारा ही बनाए जाते हैं। एंड दैट आर इसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब अगर ये अमीनो एसिड, एंजाइम और हार्मोन्स ना मिलते, टैपिटम सेल इनको ना बनाती, तो फिर क्या होता, तो पॉलन ग्रेन मैच्योर ही नहीं हो पाता, पॉलन ग्रेन इमैच्योर रह जाता, और इमैच्योर रह जाता तो फर्टिलाइजेशन असंभव था। ठीक है, टैपिटम ऑल्सो फॉर्म्स द एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। टैपिटम जो होता है पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग को एक्साइन बोलते हैं, वो भी बनाता है, और इनर कवरिंग को बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन ये नहीं बनाता, इंटाइन अपने आप बनती है, लेकिन एक्साइन का फॉर्मेशन ये करता है। चलो बता दो कि एक्साइन किस केमिकल का बनता है। बिल्कुल स्पोरोपोलिन का बनेगा बेटा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। और ये दुनिया का सबसे रेजिस्टिव सब्सटेंस है, इसी कारण पॉलन ग्रेन सबसे बेस्ट प्रिजर्व होते हैं मिट्टी वगैरह में, और ये जल्दी नष्ट नहीं होते, सालों साल बचे रहते हैं। और इस तरह के फॉसिल्स को बोलते हैं पैलिनो फॉसिल्स। ऐसे बहुत सारे सालों पहले जो फॉसिल्स दबे हुए थे वो आज हमें मिल रहे हैं, और इसका रिकॉर्ड हमें मिल रहा है। ठीक है, अब 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। पूरा चैप्टर ही बेटा पूरा आपका रिवाइज हो गया, देख लीजिए। तो इस तरह के आप वीडियो को जरूर देखते रहिए, ठीक है, तो इससे पूरा चैप्टर गो थ्रू हो जाओगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस है अच्छी, तो उसमें से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनकी लाइन टू लाइन से पता चल जाएगा। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है, अभी तक मैं बात कर रहा था बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट के बनने की, अब मैं बात कर रहा हूं अगर मान लो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन गया तो इसे एपोमिक्सिस बोलेंगे। अब बताओ बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना था, उसको क्या बोला था, पार्थिनोकार्पी। क्या मियोसिस होगी, नहीं। सिंगेमी होगी, नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस अगर हो रही हैं तब तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फिर लिखा हुआ है, इट प्ले ए वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड बनने के लिए ये वरदान है बेटा। क्यों वरदान है, क्योंकि देखो हाइब्रिड सीड जो होता है किसानों को हर साल खरीदने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड सीड में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो जाता है। मेंडल का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर किसी हाइब्रिड वाले सीड को बोया जाए या सोन किया जाए तो फिर क्या होगा, वो अपना करेक्टर अपनी प्रोजेनी में लूज कर देगा। यानी कि जो हाइब्रिड वाले करेक्टर जोड़े गए थे, ए वाला करेक्टर बी में जोड़ा गया था, दोनों ए करेक्टर अलग हो जाएंगे, बी करेक्टर अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से हर साल किसानों को बीज खरीदना पड़ेगा हाइब्रिड, और महंगा पड़ेगा, और उनकी मेहनत भी बहुत ज्यादा बर्बाद होगी। इसीलिए याद रखिए एपोमिक्सिस वाले अगर हम लोग बीज एपोमिक्सिस तरीके से अगर बीज बना लें हाइब्रिड वाले, तो क्या होगा, मेंडल का नियम फॉलो नहीं होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो करेक्टर हमने कंबाइंड किया है वो सेपरेट आउट नहीं होंगे, वो अलग नहीं होंगे, और फिर हमारा ये बीज सक्सेसफुल हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, किसानों को कन्वीनियंट भी हो जाएगा, और हम लोगों के लिए तो अल्टीमेटली बेनिफिशियल है ही है, क्योंकि हाइब्रिड की पैदावार ज्यादा होती है तो हमारी बढ़ती हुई आबादी को भोजन मिल जाएगा। एपोमिक्सिस इनहिबिट द लॉस ऑफ डिजायर्ड करेक्टर इन द हाइब्रिड। देखो वही कह रहा है, एपोमिक्सिस से ये फायदा है कि जो डिजायर्ड करेक्टर आपने जोड़े थे हाइब्रिड में वो लॉस होने से बच जाएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड से क्या होगा, कल्टीवेशन इज एक्सपेंसिव। ठीक है, तो कल्टीवेशन है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है हाइब्रिड सीड बनाने के लिए, लेकिन अब एपोमिक्स इस तरीके से बनाएंगे तो हाइब्रिड सीड हमें आसानी से बन जाएंगे, बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो देयरफॉर एपोमिक्सिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। इसीलिए हाइब्रिड सीड को बनाने के लिए आजकल एपोमिक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक कि आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा। ठीक है बेटा, इसको आप वीडियो को कहीं पे आपको देखना है, कोई कंफ्यूजन है तो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है, और डाउनलोड भी कर लीजिएगा ताकि आप इसको देख लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि सभी बच्चों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हम लोगों के फिजिकल टच में नहीं आ पा रहे हैं, तो इससे ये होगा बेटा, इस कोविड के पीरियड में हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसलिए आपका भी एक वो बनता है दायित्व कि आप सभी बच्चों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और खुश रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बी हेल्दी। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।